हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज हम जिस सेट की बात करेंगे वो है कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र कोड 824 ईपी सेट 2023 के लिए 7वां है। और इस सेट का आज हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में हमने ओएमआर शीट पर आधारित प्रश्नों को हल किया था, तो काफ़ी बच्चों ने इसके दूसरे पार्ट की मांग की है, जिसकी वजह से हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको पुरानी वीडियो में क्वालिटी नहीं दिख रही है तो आप अपने क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें या थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके उसको देखने का कोशिश करें। और आगे के वीडियो में हम निरंतर क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना देख लें वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम इसका दूसरा सेट ये दूसरा पार्ट आपको दे रहे हैं, यानी लगभग पूरे पेपर का सलूशन हम इसमें कंप्लीट करा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की, जहां से हमें सवाल को हल करना शुरू करना है। तो ये है 20वां सवाल। यहाँ तक हमने पहले के वीडियो में ही सॉल्व करा दिया है। और ये है अगला सवाल, जहाँ से आज हम लगाएंगे। एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए। तो हमने समय बचाने के लिए पहले से ही बना के रखा है, नहीं तो वीडियो आज का काफ़ी बड़ा होने वाला था। तो ये है एक अवतल दर्पण, आभासी प्रतिबिंब बनाना है, केवल किरण आरेख देना है। तो वस्तु को आपको रखना फोकस और पोल के बीच में, और प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, साइज में बड़ा बन जाएगा। तो केवल आपको किरण आरेख देना था। और साथ में कहा है कि इसके एक उपयोग को भी बताओ। तो इसका उपयोग किया जाता है सैलून के अंदर, इसका उपयोग किया जाता है चित्रों को बड़ा देखने के लिए। तो केवल एक उपयोग लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि सैलून में लिख सकते हैं कि हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उसके बाद इसमें अगला प्रश्न जो है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बना करके समझाइए। 4 नंबर का ये भी है। तो यहाँ पे इसका जवाब देखिए, हमने पहले से रेडी करके रखा है। यहाँ पे हमने एक प्रिज्म बनाई है और एक सफ़ेद प्रकाश की रंग है, और ये प्रिज्म के भीतर जाती है तो अनेक रंगों में विभाजित हो जाती है। हमने यहाँ मुख्य रंगों को लिया है, जो कि 7 रंग है। तो ये प्रिज्म से बाहर होता है तो अनेक रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये हो गया उसका चित्र, और साथ में इसको बताना भी था कि ये क्यों होता है। तो उसका जवाब हमने लिखा, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो ये हुआ सवाल नंबर 2 का जवाब। उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। आप प्रश्न भी देखते रहिए, इसको नोट भी करते रहिए। तीसरा सवाल है, ओम का नियम लिखिए। वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाइए। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। ये रहा ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो, यानी हम उसका ताप ना बदलें, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, इन सभी चीज़ों में कोई बदलाव ना करें, तो उसमें आरोपित विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर किसी कंडक्टर का हम भौतिक अवस्था यानी ताप, लंबाई, उसके क्षेत्रफल में बदलाव ना करें, तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी V समानुपात I, या V बराबर IR, या V/I बराबर R। आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तो यहाँ तक तो हो गया ओम का नियम। उसके बाद कहा था इसका सत्यापन आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक सेल या बैटरी, उसके बाद आपको चाहिए उसके श्रेणी क्रम में एक एम्पियर मीटर यानी अमीटर, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी तार ले लो, कोई चालक तार कोई भी हो, और उसके पैरेलल में आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने उसका सत्यापन लिखा है।
कि चित्र के अनुसार अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, सेल आदि को संयोजक तार से जोड़ दिया जाता है, मतलब जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्या करना है, एक सेल लगाकर विभवमापी से विभवांतर नाप लेंगे और अमीटर से धारा नाप लेंगे। ठीक इसी तरह से हम अलग अलग वोल्टेज के यहाँ पे सेल लगाएंगे, जैसे 1 वोल्ट का लगा लिया, अब 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे अलग अलग वोल्टेज के यहाँ पे हम सेल लगाएंगे और हर बार हम वहाँ पे विभवांतर नापेंगे और यहाँ का करंट नापेंगे। तो आपको हर बार मेजर करने पर ये मिलेगा कि प्रत्येक स्थिति में V और I का अनुपात स्थिर है। इससे ओम का नियम सत्यापित होता है। तो ये है ओम के नियम का सत्यापन, ये है उसका परिपथ का आरेख और यहाँ पे हमने लिखा है ओम का नियम। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। यहाँ पे पूरा दिखा देते हैं हम आपको। अगला सवाल है, किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र के द्वारा समझाइए। तो इसका जवाब देखिए, ये भी पहले से लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है। ये हमने एक परिनालिका बना के रखी है जिसको एक सेल से जोड़ के रखा है जिससे इसकी करंट का डायरेक्शन फिक्स रहे। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा, परिपथ कंप्लीट है। तो ये है एक स्प्रिंग नुमा परिनालिका और इसमें हमने कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया है। ये एस पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ अंदर अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं और बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। तो एक तो चित्र बनाना था, दूसरा इसके बारे में आपको लिखना था, इसकी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। केवल 1-2 गुण काफ़ी है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिनालिका के भीतर लगभग समांतर होती हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन लगभग आपस में पैरेलल हैं। ऐसे असंख्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर होती हैं और सबके सब आपस में पैरेलल लगभग होती हैं। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता है कि यह अंदर अंदर चलता है दक्षिण से उत्तर की ओर और बाहर चलता है उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर। तीसरी खासियत यह है कि परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व अधिक होता है, यानी किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है बाकी अन्य जगहों की अपेक्षा। तो ये है सवाल नंबर 4 का ऑप्शनल पार्ट। ये उसका चित्र है और ये उसका जवाब। और ये है खंड खा, जहाँ से केमिस्ट्री शुरू होता है। पहला सवाल यानी 5वां सवाल है पूरे पेपर के लिए और इसका पहला सवाल आप कह सकते हैं, निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व 2 नंबर का ये भी है और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया ये भी 2 नंबर का है। तो उसका जवाब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है पीएच का महत्व। 2 महत्व आपको दिखाना था, तो हमने एक महत्व लिखा मानव और जंतु जगत में। यहाँ पे इसका क्या महत्व है, हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करती हैं। यानी अगर इसके इतर हो जाए पीएच वैल्यू तो शरीर में विकार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए पीएच वैल्यू को नियंत्रित रखना आवश्यक है। उसके बाद दूसरा इसका उपयोग है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी के पीएच की विशेषता बनी रहनी चाहिए, यानी मिट्टी ना तो ज़्यादा अम्लीय हो और ना ही ज़्यादा क्षारीय हो। तो ये है पीएच के 2 महत्व। उसके बाद था ऊष्माक्षेपी रिएक्शन को समझाओ। तो उसका जवाब ये है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का कि जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलता हो उसे हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। जैसे हमने एक अपक्रिया लिख दिया CH4, ये मीथेन गैस है, +2 O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यानी मीथेन गैस को समझ लो ऑक्सीजन का ये योग हो रहा है मीथेन का ऑक्सीजन के साथ। तो उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और +2 H2O प्लस कुछ ऊष्मा बाहर आती है। इसमें ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। और उसके बाद एक और इसमें सवाल है, वो तो हो गया था 5वें का 2 सवाल। अगला था एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के केवल समीकरण आपको लिखने थे। तो ये है एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो बनाता है मेथेन गैस। इसका एक ही रासायनिक गुण है। दूसरा हमने लिखा है CH3COH, यानी ये जब C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है H2SO4 की उपस्थिति में तो बनाता है CH3COO, जो कि एक एस्टर होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। तो यह है एथेनोइक अम्ल के
दो रासायनिक गुण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो मीथेन बनाता है, इथेनॉल के साथ मिलता है तो एस्टर बना लेता है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, 6वें का दूसरा था, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना था। और पहला सवाल है इसमें, बेकिंग सोडा से धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा कैसे आप पाएंगे। तो ये है बेकिंग सोडा और इसमें जल का योजन करेंगे तो उत्पाद बन जाए, और यहाँ पे जल के 10 अणु हैं और यहाँ पे बेकिंग सोडा का 1 अणु है, तो यहाँ पे उत्पाद जो आएगा वो आएगा वॉशिंग सोडा के रूप में। उसके बाद इसमें दूसरा था, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। तो ये जिप्सम है CaO4 × 2H2O, जिसको हम डाईहाइड्रेट भी पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 और ½ H2O। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस जल के 1.5 अणु यानी 3/2 या 1/1/2 जल के अणु का निर्माण होता। तो यहाँ पे जो लिखा है ये है जिप्सम और यहाँ पे जो लिखा है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, लेकिन केवल रासायनिक समीकरण लिखना था। तो यह है इस सवाल का जवाब। अगला सवाल है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है साबुन की निर्मलन प्रक्रिया, यानी साबुन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने उसका जवाब लिखा कि साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं। पहला है लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो कि हाइड्रोकार्बन में विलय होती है, और दूसरा है छोटा आयनिक सिरा एक होता है साबुन के भीतर जो कि जल में विलय होता है। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं वो यहाँ पे लिखा है। साबुन के अणु का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, यहाँ देखो हमने लिखा आयनिक सिरा जल में विलय, तो आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था बन जाती है। तो जो जल के अंदर घुल जाता है वो जल के अंदर रह जाता है, और जो नहीं घुलता है जैसे कि हाइड्रोकार्बन तो ये बाहर रह जाता है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है, जबकि आयनिक भाग गुच्छे की सतह पर होता है और मिसेल का निर्माण यानी झाग का निर्माण हो जाता है। तो ये मैल को लेकर बाहर होने लगता है। यहाँ पे हमने एक छोटा चित्र बना के रखा है, ये जल रागी है और ये जल विरागी। जल विरागी जो जल में नहीं घुलता है यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, और ये जल रागी जो पानी में घुल जाता है यानी छोटा आयनिक सिरा है। आप चाहे तो इसको ऐसे गुच्छे के रूप में दिखा सकते हो, इस हिसाब से किताब में ऐसे ही बना रहता है, ऐसे झाग का निर्माण होता है, लेकिन केवल आप इतना ही बना सकते हो। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। पूरा फिर से देख सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका जवाब है। उसके बाद अगला सवाल आपको दिखाते हैं, निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया। तो उसका जवाब देखिए, ये है निस्तापन, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर दें, यानी वायु ना हो और वहाँ पे गर्म करना हो गलनांक से कम टेम्परेचर पर। जैसे CaCO3 को गर्म करते हैं तो CEO + CO2 बनता है, ये निस्तापन की प्रक्रिया है। भर्जन वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म कर दे। इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, इसमें वायु की उपस्थिति होती है। जैसे सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये है भर्जन और ये है निस्तापन। तो यहाँ पे केवल भर्जन और निस्तापन के बारे में लिखना था। जितना नंबर रहेगा उसी हिसाब से मेहनत भी करनी है। उसके बाद अगला सवाल इसमें है, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जो कि लगभग इस वर्ष नहीं पढ़ना है जहाँ तक उम्मीद है मुझे। और अगला इसमें संकलन अभिक्रिया को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे इसका जवाब आप देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसका हम संकलन अभिक्रिया करते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद इसी में एक और है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, सिनाबार से मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पे अथवा लगा, तो आप चाहे ये तीनों प्रश्न को करते या फिर ये तीनों प्रश्न को करेंगे, यानी कि 1-2 इसमें से और 1 को इसमें से, ऐसा नहीं करना। या तो आपको ये तीनों लगातार करनी है या तो ये तीनों लगातार करनी है।
तो ये है अगला, सिनाबार से मरकरी प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण, क्योंकि ऊपर वाले पर स्टार है जो कि इस वर्ष 100% नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने केवल रासायनिक समीकरण लिखा है। जैसे ये है 2HGS, जहाँ HGS को हम सिनाबार बोलते हैं। तो 2HGS की अपक्रिया करानी है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की अधिकता होनी चाहिए वहाँ पे, यानी ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 अणु है तो HGS के 2 अणु। ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखेंगे तो बनेगा मरकरी और सल्फाइड गैस। या फिर आप ये ले सकते हो HGO, इसकी अपक्रिया आप HGS यानी सिनाबार से करा दो तब भी आपको मरकरी मिल जाएगी। या फिर HGO की अपक्रिया आपको करानी है, यानी HGO को काफ़ी अधिक ताप देना है तब भी Hg बनेगा। Hg यानी मरकरी बन जाएगी। लेकिन सबसे बेहतर आपको केवल ये ऊपर वाला रिएक्शन देना है बस, बाकी ये दोनों आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सिनाबार ये जो है, इसको ऑक्सीजन की अधिकता में जब इसकी अपक्रिया होती है तब बनता है मरकरी और साथ में सल्फाइड गैस बनता है। तो ये है प्रश्न क्रमांक 7वें का चौथे का जवाब। वैसे तो इसमें देखा जाए तो ये तीसरा था, अथवा वाले का तीसरा। और उसके बाद ये जो जितने भी सवाल हैं इन सभी सवालों का जवाब हमने पहले से ही दे रखा था। तो इस वीडियो में हम केवल यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको बताई गई आज की बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से हम लास्ट में आपको बताते बताते जा रहे हैं कि हमने जो पीछे के वीडियो अपलोड किए थे उसमें क्वालिटी का कुछ इशू था। कुछ बच्चों ने इस बात को शेयर किया है कि उसमें क्वालिटी का इशू है। तो या तो आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा करके देखें, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रहा था और धीरे धीरे उसका सुधार हो रहा है। तो आप थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज करके देख सकते हैं और आगे की वीडियो में हम क्वालिटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।